दानवीर करण की नगरी करनाल। और अगर आप कहें तो मनोहर लाल जहां से लगातार 9 साल से मुख्यमंत्री चले आ रहे हैं, करनाल से सांसद बने थे अश्विनी कुमार मिन्ना। तो हालांकि करनाल के लोग ये कहते हैं कि संजय भाटिया की लोकप्रियता गिरी जरूर है, और 2024 के लिए भी मान लीजिए कि 2024 भी करनाल तो मनोहर हो सकता है। 90 हैं इसमें विधानसभाएं और राज्य में जिले हैं 22। हर जिले का सटीक विश्लेषण देखिए देश रोजाना की स्पेशल सीरीज जिलेवार हरियाणा विद संजय मग्गू। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान के तिजारा से हूँ। आज बताऊंगा आपको हरियाणा के करनाल जिले का हाल। दरअसल हम आपको लगातार बता रहे हैं कि हरियाणा के अंदर सियासी माहौल क्या है, सियासी समीकरण कैसे बन रहे हैं, 2014 और 2019 में क्या था और अब 2024 में क्या हो सकता है। मैं आपको लगातार बता रहा हूँ अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से। हमने अम्बाला किया, भिवानी किया, चरखी दादरी किया, उसके बाद में फरीदाबाद किया, फतेहाबाद किया और आपके साथ में हमने जींद की बात की। आज आपसे बात करूँगा करनाल को लेकर के, क्योंकि राजस्थान में है, यहाँ चुनावी माहौल बना हुआ है। राजस्थान का हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि क्या माहौल बना हुआ है राजस्थान का। कामा का बताया, नगर का बताया, आज तिजारा का के बारे में कुछ आपको बताई। तो अब हम आपसे बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा एक नियमित जो कार्यक्रम है हरियाणा का कि जिलों का सियासी माहौल क्या है, तो उसी कड़ी में आज आपके सामने मैं मौजूद हूँ, आपके साथ मौजूद हूँ करनाल जिले को लेकर के। करनाल हरियाणा का लोकसभा क्षेत्र करनाल, जीटी रोड का एक प्रमुख शहर करनाल, दानवीर करण की नगरी करनाल। और अगर आप कहें तो मनोहर लाल जहां से लगातार 9 साल से मुख्यमंत्री चले आ रहे हैं, 10वां साल चल रहा है, करनाल जिले की वही करनाल विधानसभा सीट, वही जिला करनाल। अगर मैं आपसे करनाल के बारे में बात करूं तो आपको पहले ये बता दें कि करनाल लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। 2014 में करनाल से सांसद बने थे अश्विनी कुमार मिन्ना। अश्विनी कुमार चोपड़ा जिनका नाम है वैसे, लेकिन अश्विनी मिन्ना के नाम से जाने जाते रहे हैं। स्वर्गवासी हो चुके हैं। पंजाब केसरी इस अखबार के समूह संपादक हुआ करते थे और अश्विनी कुमार मिन्ना जी के, अश्विनी कुमार चोपड़ा जी के सानिध्य में रह के हमें भी काम करने का मौका मिला। और एक अश्विनी जी वो एक शख्सियत थे कि जो राजनीति से बढ़ करके समाज नीति पर काम किया करते थे। सांसद रहते हुए भी उनके कई बार विवाद भी हुए, उनकी कई बार इस प्रकार की बातें भी सामने आई थी जिसमें दिख जाता था कि वो उनके अंदर जो कलम का धनी व्यक्तित्व था, उसने कभी राजनीति की चौखट पर कोई समझौते नहीं किए। और अश्विनी कुमार जी के देहावसान से पहले ही जब चुनाव हुआ 2019 का लोकसभा का, क्योंकि अश्विनी कुमार जी की सेहत कुछ ठीक नहीं हुआ करती थी, प्रत्याशी बदला गया तो संजय भाटिया प्रत्याशी हुए। और संजय भाटिया जो पूरे देश के अंदर टॉप 10 में विजयी हुए, मतों के अंतर के हिसाब से देख करके भारतीय जनता पार्टी के सांसद और टॉप 10 के सांसद थे, उनमें स्थान बनाया संजय भाटिया ने। बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीते, 6 लाख वोटों से ज़्यादा के अंतर से उन्होंने चुनाव जीता। और अगर आप मान लें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भी, प्रधानमंत्री मोदी के भी, क्योंकि संघ के, आरएसएस के ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के और संघ के ज़मीनी व्यक्तित्व हैं। और तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के यानी कि आरएसएस के संजय भाटिया ज़मीनी कार्यकर्ता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भी रहे हैं। और जब मनोहर जी की यात्रा निकली थी, रथ यात्रा 2019 के चुनाव से पहले, तो उस रथ यात्रा के भी सर्वे सर्वा थे संजय भाटिया जी। रथ यात्रा के संचालक थे, मनोहर जी के सारथी थे। तो मान लीजिए कि संजय भाटिया बहुत नज़दीकी क्षेत्रों में, नज़दीकी जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है उसके बहुत नज़दीकियों में शामिल हैं, शुमार हैं। और संजय भाटिया लगातार सांसद हैं। अगले चुनाव के लिए अगर 2024 की बात करें तो हालांकि करनाल के लोग ये कहते हैं कि संजय भाटिया की लोकप्रियता गिरी जरूर है। लोग ये कहते हैं कि संजय भाटिया का जो होना चाहिए था वो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कहते हैं कि करनाल से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी जो भी होगा वो कहीं ना कहीं उसका हाथ ऊपर रहेगा। राजनीतिक सूत्र तो ये कहते हैं कि संजय भाटिया जी अब लोकसभा का चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है, और उनकी इच्छा है कि पानीपत से जाकर के फिर से चुनाव लड़ लें। आपको बताएं कि पानीपत से पहले भी चुनाव लड़ते रहे संजय भाटिया, जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस समय कोई भारतीय जनता पार्टी की स्टेट के अंदर और देश में कोई हवा नहीं थी, चुनाव लड़ते रहे और चुनाव हारे वहाँ से, पानीपत से। और अब बताते हैं कि उनका मूड है कि कहीं पानीपत से फिर से चुनाव लड़ने जा करके। तो ऐसी स्थिति में करनाल लोकसभा से कैंडिडेट कौन हो सकता है? वैसे आपको एक बात और बता दें कि करनाल एक ऐसी लोकसभा सीट है कि जहां से बाहरी प्रत्याशियों को ये ज़्यादातर चुनाव जिताती रही है।
खासकर करनाल हेडक्वार्टर के लोग तो यहाँ से चुनाव जीतने वाले बहुत कम रहे हैं। करनाल में कभी अरविंद शर्मा चुनाव जीतते रहे आकर के, कभी आईडी स्वामी चुनाव जीते, कभी यहाँ से संजय भाटिया चुनाव जीते हैं, पानीपत से आते हैं, तो कभी अश्विनी मिन्ना चुनाव जीते जो दिल्ली से चले गए थे। यानी कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं करनाल के अंदर कि जिनके साथ ये कहा जाता है कि वो बाहरी कैंडिडेट थे और उनको करनाल ने गले से लगाया, क्योंकि दानवीरों की नगरी है करनाल। तो ये मैंने आपसे बात की करनाल लोकसभा की। अब आपसे बात करते हैं करनाल ज़िले के अंदर क्या माहौल बना हुआ है, विधानसभा सीटों को लेकर के क्या माहौल है और विधानसभा चुनाव के अंदर क्या हो सकता है। आगे बढ़ूं तो उससे पहले आपको बता दूं कि 2014 के चुनाव के अंदर, जो 2014 में विधानसभा चुनाव हुआ था, करनाल की 5 विधानसभा सीटें हैं। करनाल, असंध, घरौंदा, नीलोखेड़ी और इंद्री। इन 5 सीटों पर चुनाव जो जीते थे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते थे। और उसके बाद में जब 2019 का चुनाव हुआ तो 2019 के चुनाव में यहाँ 5 से घट करके 3 प्रत्याशी रह गए बीजेपी के जीतने वाले। 2 प्रत्याशी बीजेपी के चुनाव हार गए और जिन 2 सीटों पर चुनाव हारे वो सीट हो गई, एक तो घरौंदा से निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत गए और दूसरी हो गई असंध, जहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीत गए। 2024 में क्या माहौल रहेगा, इससे आगे बढ़े इस पर तो आपको बताते हैं कि विधानसभा चुनाव में 2019 में और 2014 में माहौल क्या रहा था, कौन कौन प्रत्याशी थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं करनाल विधानसभा सीट की। करनाल विधानसभा सीट से 2019 के चुनाव में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने अपने सामने जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के तरलोचन सिंह को चुनाव हराया था। 45,188 वोट से चुनाव जीते थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल तरलोचन सिंह को हरा करके। और अगर 2014 के चुनाव की बात करें तो 2014 के चुनाव में मनोहर लाल के सामने जो प्रत्याशी थे वो निर्दलीय थे, निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश। 2014 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश को 63,000 से ज़्यादा मतों के अंतर से हराया था मनोहर लाल जी ने। और 2024 के लिए भी मान लीजिए कि 2024 भी करनाल तो मनोहर हो सकता है, मनोहर लाल यहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं। और हम आपको ये भी बता दें साथ साथ कि मनोहर लाल का यहाँ पर मिजाज ठीक बना हुआ है, लोगों के मन में मनोहर लाल जी को लेकर के कोई खास नाराज़गी भी नहीं है। और 2024 में भी मान लीजिए कि मनोहर लाल यहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं। वैसे सुमिता सिंह यहाँ से विधायक हुआ करती थी 2005 और 2009 में, दोनों चुनाव में नहीं थी वो, लेकिन अब फिलहाल पिछले कुछ दिनों से सुमिता सिंह भी वहाँ पर सक्रिय हो रही हैं। तो क्या कांग्रेस से सुमिता सिंह प्रत्याशी हो सकती हैं या कोई और होगा, ये सब भविष्य गर्म है। लेकिन मान लीजिए कि 2024 में करनाल विधानसभा एक बार फिर मनोहर हो सकती है। अगली विधानसभा की बात करें तो अगली विधानसभा सीट आती है घरौंदा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है हरविंदर कल्याण 2019 में भी विधायक बने और हरविंदर कल्याण 2014 में भी विधायक बने। 2019 के चुनाव में हरविंदर कल्याण ने कांग्रेस के प्रत्याशी को 17,402 वोट से हराया था। अनिल कुमार थे प्रत्याशी कांग्रेस के। और उस चुनाव में मान लीजिए कि 2019 के चुनाव के अंदर हरविंदर कल्याण और अनिल कुमार का मुकाबला तो कुछ समय दिखा था, लेकिन जो जीत उनकी बड़ी आसानी से हो गई थी। और अगर 2014 की बात करें तो 2014 में हरविंदर कल्याण विधायक बने थे और उस चुनाव में उनके सामने थे इंडियन नेशनल लोकदल के नरेंद्र। यानी कि उस चुनाव के अंदर कांग्रेस पिछड़ गई थी और इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहा था। और घरौंदा सीट से मान लीजिए कि हरविंदर कल्याण की भी इमेज ठीक ठाक बनी हुई है। हरविंदर कल्याण ने पिछले दिनों, जब चाहे वो कोरोना का टाइम था और या फिर वहाँ पिछले दिनों बाढ़ का टाइम आया, तो हरविंदर कल्याण पूरी तरह सक्रिय दिखाई देते थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बहुत नज़दीकियों में शामिल भी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जो नौरत्नों की टीम कही जा सकती है, और खासकर क्योंकि करनाल जिले से आते हैं तो उनकी नज़दीकियाँ जगजाहिर हैं। हैफेड के चेयरमैन भी रहे हैं, हालांकि सरकार में मंत्री बनने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन विधायक के रूप में पूरी तरह से सक्रिय रहा करते हैं। अगली विधानसभा की सीट बात करते हैं। अगली विधानसभा सीट है इंद्री से विधायक है रामकुमार कश्यप कभी इंडियन नेशनल लोकदल में हुआ करते थे, राज्यसभा के सदस्य थे और उन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। राज्यसभा छोड़कर वो चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में, और एक तरह से कहें तो बड़ा पद होता है राज्यसभा का। वो छोड़ने के बाद विधायक का चुनाव लड़ा और विधायक का चुनाव भी जीत गए। आजकल बीजेपी के विधायक हैं। 2014 में यहाँ से करणदेव कंबोज विधायक हुआ करते थे। करणदेव कंबोज का कुछ विरोध था, तो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बदला और रामकुमार कश्यप के रूप में इंद्री से बीजेपी के प्रत्याशी की फिर से जीत हुई। हालांकि उन्हें कहीं और कोई मौका तो नहीं मिला, लेकिन विधायक के तौर पर ठीक ठाक काम कर रहे हैं। तो इंद्री के बाद अगली बात करते हैं असंध विधानसभा सीट की। करनाल का असंध विधानसभा क्षेत्र। असंध से 2019 में चुनाव जीते शमशेर सिंह गोगी कुमारी सैलजा के समर्थक माने जाते हैं।
प्रदेश अध्यक्ष के साथ विवाद भी रहता है और कई बार विवाद की खबरें उनकी सुर्खियां भी बनती हैं। लगभग 1600 वोट से चुनाव जीते 2019 का। शमशेर सिंह गोगी इससे पहले कभी चौधरी वीरेंद्र सिंह के समर्थक हुआ करते थे। बात बनी नहीं थी। वीरेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चले गए तो शमशेर सिंह गोगी ने साथ नहीं छोड़ा कांग्रेस का, कांग्रेस में बने रहे। 2019 में टिकट मिला, चुनाव जीत गए और उनके सामने जो चुनाव में हारे वो चुनाव हारने वाले प्रत्याशी थे बीजेपी के बख्शीश सिंह विर्क। बख्शीश सिंह विर्क 2014 में भी विधायक थे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के। बड़े अंतर से चुनाव जीते थे, लेकिन 2019 के चुनाव में वो पिछड़ गए और यहाँ से विधायक बन गए शमशेर सिंह गोगी। अगर अगली और अंतिम विधानसभा सीट की बात करें करनाल जिले की, तो वो है नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी विधानसभा से विधायक बने धर्मपाल सिंह गोंदर। धर्मपाल सिंह गोंदर निर्दलीय प्रत्याशी थे, टिकट की मांग कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला नहीं, आज़ाद चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया, भगवान दास कबीरपंथी को। भगवान दास कबीरपंथी दूसरे स्थान पर रहे और यहाँ से चुनाव जीत गए धर्मपाल गोंदर और चुनाव जीतने के बाद से समर्थन दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को ही। अगर 2014 की बात करें तो भगवान दास कबीरपंथी यहाँ से विधायक थे 2014 के चुनाव में। उस समय उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी को हराया था लगभग 20,000 वोटों के अंतर से। और भगवान दास कबीरपंथी भी 2014 से 2019 तक मनोहर लाल के बहुत नज़दीकियों में शामिल रहे थे, लेकिन 2019 के चुनाव में उनकी बात बनी नहीं। धर्मपाल गोंदर ने टिकट मांगा, उनको टिकट दिया नहीं और उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को हरा दिया। अब अगर बात करें 2024 की, तो माना ये जा रहा है कि जीटी रोड का जो करनाल जिला है, यहाँ पर इस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो समीकरण बने हुए हैं बहुत ख़राब नहीं है। यहाँ पर समीकरण बीजेपी के पक्ष में ठीक ठाक बने हुए हैं। जो 5 विधानसभा सीटें हैं करनाल की, मैंने आपको बता दिया कि 2014 में तो 5 की 5 विधानसभा सीटें जीती थी और 2019 में 5 से घटकर 3 रह गई। और अब अगर 2024 का चुनाव आएगा तो लगता है कि 2019 की पुनरावृत्ति तो हो जाएगी। आप क्या लगता है, आप क्या समझते हैं क्या होगा? आपको क्या लगता है कि करनाल का चुनावी समीकरण कैसा बना हुआ है? और आपको क्या लगता है कि करनाल के अंदर अगले लोकसभा के प्रत्याशी कौन सी पार्टी से कौन हो सकते हैं? और करनाल की विधानसभाओं में किन प्रत्याशियों को कौन सी पार्टी अपना चेहरा बना सकती है? ये सवाल हम आप पर छोड़े जा रहे हैं। कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। खासकर करनाल के लोग जरूर बताएं कि वहाँ पर क्या हालात रह सकते हैं और उसी आधार पर आपसे मिली जानकारी पर और अपने सूत्रों से और अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर हम आने वाले दिनों में जब आपसे लोकसभा वार बात करेंगे, यानी कि हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों की क्या माहौल है, और उसके बाद जब विधानसभा स्तर पर आपसे बात किया करेंगे तो आपको बताएंगे कि करनाल के अंदर लोकसभा और विधानसभा को लेकर के क्या हालात बन सकते हैं और किस प्रकार के चुनाव परिणाम रह सकते हैं। इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। अब कल आपसे फिर मिलेंगे, हरियाणा के अगले जिले के बारे में, कैथल के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि कैथल का क्या माहौल बना हुआ है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।